जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 74। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में जो पूरे पाकिस्तान में सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अहम डॉक्यूमेंट, कोई एग्रीमेंट कह लें आप, कोई किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट, सबसे ज्यादा जो पूरे पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट है वो है आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुताबिक पूरा पाकिस्तान चलता है, पूरा निज़ाम चलता है, चाहे वो मिलिट्री का निज़ाम हो, चाहे जुडिशरी का निज़ाम हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सारे का सारा निज़ाम पाकिस्तान का जिस डॉक्यूमेंट की बेस पे चलता है उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आईने पाकिस्तान क्या कहता है, क्या हमारे कुछ बुनियादी हकूक हैं? क्या बुनियादी हकूक हैं? आज़ादी इज़हार राय, ठीक है। क्या हर बच्चे का हक है कि उसे तालीम दी जाए? कहाँ लिखा है? क्या तमाम शहरियों के मसावी हकूक होंगे? या एक जमाने में जैसे यूएसए में होता था कि जिस जगह गोरा बैठा है वहां पे काला नहीं आ सकता, ऐसे रूल्स होते थे ना। अब भी कुछ स्टेट में इस तरह की प्रैक्टिसेस चलती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी इसी तरीके से होगा? या पाकिस्तान में सारे शहरियों को मसावी हकूक हासिल हैं? कहाँ लिखा है ये मसावी हकूक हासिल हैं? आईने पाकिस्तान में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे आज के लेक्चर में कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान में कैसे कवानीन बनेंगे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, निज़ाम हुकूमत कैसे चलेगा, अदलिया का निज़ाम कैसे चलेगा, ठीक है। और अगर कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे तो उसकी सजा क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? आईने पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, आईने पाकिस्तान में डिटेल्ड प्रोसीजर्स नहीं लिखे हुए। यानी जैसे हो सकता है वो ये तो हमें बताएं कि जैसे हम अदलिया की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस के बारे में, उसके जजेस की अपॉइंटमेंट वगैरह किस तरीके से होगी, लेकिन हो सकता है वो लोअर कोर्ट्स जो है, सेशन कोर्ट्स वगैरह, इनकी डिस्कशन ना करे, या उसमें जो डिसीजन हो गए, जो वकील किस तरीके से केस को प्रेजेंट करेंगे, जजेस किस तरीके से किन रूल्स को फॉलो करेंगे, डिटेल प्रोसीडिंग्स नहीं, ओवर अ ब्रॉड लेवल पे डिस्कशन होगी आईने पाकिस्तान में। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है आप इन जब पॉइंट्स को पढ़ रहे हो कि आईने पाकिस्तान के इतने हिस्से हैं, इस हिस्से में ये डिस्कशन होगी, इस हिस्से में ये डिस्कशन होगी, इस हिस्से में ये डिस्कशन होगी, तो नेचुरल है इंसान के ज़हन में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा? तो वो जो डिटेल डिस्कशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो जाहिर है फिर आगे जो रेलिवेंट अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में ये अगर लिखा है, फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके जजेस वगैरह की अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो फिर आगे लोअर कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड कर लेगी कि जी हमारा लोअर कोर्ट का सिस्टम वो कैसे चलेगा। तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान का जो निज़ाम है किस तरीके से चलेगा, हर फील्ड का, इसके बारे में डिस्कशन हमें मिलेगी कहाँ पे? आईने पाकिस्तान में, ठीक है। 1973 में आया था ये, ठीक है। इससे पहले भी होता था, एक 1956 का होता था और फिर इसके बाद 62 का था। हाँ, 62 का था। वो क्वेश्चन याद आ गया मुझे, 1956 के आइन की इस्लामी दफात तहरीर करें हैं, आता होता था 1973 का आइन। हाँ, ना कायदे के 14 नुकात कभी याद होते थे, ना इस्लामी दफात याद होते थे आइन की। बहरहाल हम स्टडी करें। अच्छा, आईने पाकिस्तान को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं एग्जाम में क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा, ताकि आप उस एंगल से इसको प्रिपेयर करें। इसके 12 पार्ट्स हैं, 12 पार्ट्स, 12 हिस्से हैं। हर हिस्से के बारे में हम स्टडी करेंगे। अच्छा, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं, इसमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे सारे के सारे 12 पार्ट्स ये नहीं पूछेगा आईने पाकिस्तान के सारे पार्ट्स बता दो, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, नहीं। वो कोई से एक या दो पार्ट्स उठाएगा और आपसे पूछेगा बताओ इस पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन डिस्कस होती है, इस पार्ट में किस चीज की डिस्कशन की गई है। तो आपने खास तौर पे जो पार्ट की हेडिंग है ना, या उस पार्ट का नाम है, 12 पार्ट्स है ना, हर पार्ट की कोई ना कोई हेडिंग या नाम है, उस हेडिंग या नाम को जहन में रखना है
और उससे फिर लिंक करना है कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन कौन कौन सी डिस्कस हो रही है इस पार्ट में। स्टार्ट करें जी, तैयार हैं? चलिए, प्रियम्बल सबसे पहले स्टार्ट। आईने पाकिस्तान खोलेंगे, लिखा हुआ प्रियम्बल, जैसे होता है ना हर किताब के शुरू में दिबाचा, तो उसमें क्या लिखा होगा? इसमें प्रियम्बल में क्या, इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये जो आइन है इसका मकसद क्या है, बुनियादी मकसद क्या है? क्या बुनियादी मकसद? टू एनेबल मुस्लिम्स टू लिव इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना, ताकि मुसलमान कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। टू इनेबल मिनॉरिटीज टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एंड कल्चर, मुसलमानों के साथ साथ जो गैर मुस्लिम आबाद हैं वो भी आज़ादी के साथ अपने रिलीजन, अपने कल्चर को प्रैक्टिस कर सकें। यानी ऐसा ना हो जैसे वो इंडिया में होता है कि जो गैर मुस्लिम आबादी है उनके ऊपर तरह तरह से, आप देखते होंगे खबरों में, कि वो पाबंदियां लगाते हैं। यहाँ पे कोई होली, दिवाली, जो भी त्यौहार मनाना चाहे मनाता रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। It also guarantees safeguarding of fundamental and sovereign rights, safeguarding of depressed classes and independence of judiciary. हर एक के जो आईनी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, सारे लोगों के आईनी हकूक का। अब आईनी हकूक क्या है वो आगे बताएगा, आपको खुद भी पता नहीं होगा आप कितने हकूक हैं, इतने हकूक आगे बताएगा हमें। सेफ गार्डिंग ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, अगर कोई डिप्रेस्ड क्लास है ऐसी जिसको आगे बढ़ने का मौका नहीं, जैसे मिनॉरिटी, डिप्रेस्ड क्लास से मिनॉरिटी होता है नॉर्मली, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि कैसे अदलिया इंडिपेंडेंट हो, आज़ादी के साथ अपने फैसले करे, उसके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो फैसला करते हुए। जैसे नहीं है ना अदलिया के ऊपर हमारे प्रेशर, वो अपनी मर्जी से आज़ाद ना फैसले करते हैं। अच्छा, ये इसके बाद आगे हमें बता रहा है कि 12 पार्ट्स हैं इसके, 12 पार्ट मैंने बताया ना, 12 पार्ट्स। अच्छा, ऊपर एक और भी ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन रह गई, हाँ मैं भी कहूँ, उसने यहाँ पे बताया था। इंट्रोडक्शन में कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होता है। सुप्रीम लॉ का मतलब क्या है? सबसे ऊपर लॉ, यानी जितने भी लॉज होंगे इसके अंडर होंगे। अच्छा, इसका मतलब प्रैक्टिकली पता क्या है? अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जो आईने पाकिस्तान के खिलाफ है, जैसे आगे चल के कहता है कि पाकिस्तान में किसी किस्म के जो स्लेवरी है, गुलाम रखना, वो मना है, आप किसी को गुलाम नहीं रख सकते। तो अगर कोई ऐसा लॉ बन जाता है कि नहीं, हाँ गुलाम रखा जा सकता है, तो वो अगर आईने पाकिस्तान के खिलाफ होगा तो फिर आईने पाकिस्तान प्रिवेल करेगा। सुप्रीम का मतलब ये है कि जितने कवानीन होंगे आईने पाकिस्तान के मुताबिक बनाए जाएंगे, और अगर कोई इसके खिलाफ है कानून तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ठीक है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉज विच इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यही बात कर रहा है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ, पार्लियामेंट क्या होती है, इसका मतलब है हमें ये तो पता नहीं है अभी तक पार्लियामेंट क्या होती है, लेकिन ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लॉ मेकिंग पार्लियामेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। जुडिशरी का काम है फैसले करना कानून की रोशनी में। कानून बनाना किसका काम है? पार्लियामेंट का। However, पार्लियामेंट कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लॉ नहीं बना सकती, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है। भाई ये आईन भी पार्लियामेंट ने पास किया है ना, ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है चेंज कर सकते हैं। वो आप सुनते होंगे वो 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, वो क्या होती है तरमीम? आईने पाकिस्तान में तरमीम कह रहे हैं। अच्छा, ये अहम चीज कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में दिबाचा है, 12 पार्ट्स हैं इसके, 280 आर्टिकल्स मीन पैराग्राफ। आर्टिकल आप शायद वो खबरों में सुनते होंगे, इसके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा लगना चाहिए, इसके ऊपर आर्टिकल 45 का केस होना चाहिए, ये गद्दार है। ये सुनते हो आर्टिकल रेफरेंस दिया जाता है, वो आर्टिकल किसके मुताबिक होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आर्टिकल्स मीन पैराग्राफ, जैसे लॉ में सेक्शन होते हैं ना, ये आर्टिकल पे। तो टोटल 12 हिस्से हैं, 12 हिस्सों में टोटल मिला के कितने आर्टिकल्स या पैराग्राफ या सेक्शन है? 280। अब किसी में हो सकता है 5 हो गए, किसी में हो सकता है 20 हो, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। 12 पार्ट्स और 280 आर्टिकल्स।
और फिर 5 शेड्यूल्स है। शेड्यूल का होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स याद है ना, अपेंडिक्स होते हैं बाजुकात, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स नहीं समझते आप, अपेंडिक्स अटैचमेंट कोई साथ में कोई एक्सप्लेनेटरी मैटर। तो 5 शेड्यूल है हमारे लिए। सबसे अहम चीज क्या है भला, 12 पार्ट्स। 5 शेड्यूल्स भी हमें पता चलने चाहिए कि शेड्यूल्स में क्या क्या चीज है। 12 पार्ट स्टार्ट करें जी। पहला पार्ट, इधर आएगा पार्ट का नाम और यहां पे उसमें इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। अच्छा, इंफॉर्मेशन को रीड कर लीजिएगा। अगर आप सारी इंफॉर्मेशन याद ना कर सकें, हर पार्ट में अगर 1-2 पॉइंट्स आप स्किप कर भी लें तो कोई परेशानी की बात नहीं है, 3-4 भी याद हो गए तो काफी है। हर पार्ट में इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है ना, आपने 4 या 5 भी याद कर लिए तो काफी है, ठीक है, क्योंकि वो 3-4 नंबर के साथ क्वेश्चन पूछेगा या 7-8 नंबर के साथ क्वेश्चन नहीं पूछेगा 2 पार्ट्स का, एक ही दो। इंट्रोडक्टरी, पहला पार्ट कौन सा है, आईने पाकिस्तान की किताब खोलेंगे, उसमें सबसे पहले पार्ट के ऊपर क्या लिखा, इंट्रोडक्टरी। उसके अंदर क्या क्या लिखा होगा, पाकिस्तान का नाम कि ये किस मुल्क का कानून है, नेम ऑफ कंट्री शैल बी, पाकिस्तान का ऑफिशियली नाम क्या भला, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पीपल रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तो नहीं है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में कौन कौन से इलाके शामिल है, 4 प्रोविंसेस, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड फाटा। फाटा कौन, इस्लामाबाद तो पता है ना आपको, इस्लामाबाद किसी प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, ये आपको पता है, इस्लामाबाद प्रोविंस का हिस्सा नहीं है, इसको फेडरल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करती है। फाटा क्या है, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, कबायली इलाका जात, इलाका गैर, क्या इलाका गैर, इलाका गैर जी, केपी के प्रोविंस में आ गया ना, 4 प्रोविंस में जम, हाँ अब हो ये पास हो गया नहीं। मैंने तो वैसे ये भी सुना था कि गिलगित बिल्तिस्तान को भी अलग सूबे का दर्जा दे दिया गया, लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है ऑफिशियली कोई लॉ में कोई यहाँ हो गए कोई प्रोसेस जिसके लिए है। तो फिलहाल जो स्टेटस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रिलीजन ऑफ पाकिस्तान का रिलीजन क्या है, अच्छा इंडिया का रिलीजन क्या है, बुद्ध मत नहीं है, हिंदुइज्म भी नहीं है, वो सेकुलर स्टेट है। कुछ स्टेट ऐसी भी होती है जिनका कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का रिलीजन है क्या, इस्लाम। स्टेट शैल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी का इस्तहसाल नहीं किया जाएगा, किसी का इस्तहसाल नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर पंजाब में सिंध से कोई लोग काम करने के लिए आए तो उनको निकाल दिया जाए, या इस तरह इस्तहसाल से मुराद यही है कि किसी के हकूक की अदायगी से कोई इनहराफ नहीं किया जाएगा। इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू गेट प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ की हिफाजत, यानी इससे मुझे ये समझ आई एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, हर इंडिविजुअल का राइट है कि लॉ की प्रोटेक्शन हासिल करे। इसका मतलब ये हुआ अगर हमें जान का खतरा है, फर्ज कीजिए हमें किसी, तो जिस तरह सियासतदान अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस की गाड़ियां मंगवा लेते हैं, हम भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि लॉ ने ये कहा, आइन में कहा है हर एक का राइट है। क्या राइट है, प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, प्रोटोकॉल ऑफ लॉ नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल करना है एवरी। हाँ, लेकिन उसने कहा एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल टू स्टेट एंड लॉ अबाइडिंग, हर सिटीजन को चाहिए कि वो पाकिस्तान का वफादार रहे और कवानीन को माने। अगर कोई पाकिस्तान का वफादार नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, गद्दार। इट डिफाइंस हाई ट्रीजन एंड इट्स पनिशमेंट, यहां पे ये बताया गया कि हाई ट्रीजन क्या हो, यानी संगीन गद्दारी। संगीन गद्दारी क्या हो, मार्शल लॉ लगाना संगीन गद्दारी है, आइन को पामाल करना संगीन गद्दारी है। बात कहते हैं ना मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो आते हैं वो कहते हैं कि आईने पाकिस्तान क्या है, कागज का टुकड़ा। आईने पाकिस्तान कहता है अगर कोई ऐसा कहेगा
संगीन गद्दारी का मर्तकब होगा उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। वो आपको याद है जज ने कहा था कि डी चौक में किसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को फांसी दे दी जाए, है? गद्दारी का मुकदमा चला था कि नहीं चला था? चलता है ना, अक्सर चलते रहते हैं। अभी मेरा हाल है शायद चलने वाले हैं एक दो और जो भी। इट डिफाइन हाई ट्रेजन, इसकी पनिशमेंट क्या होगी? कहाँ लिखा हुआ है ये? सुनते हैं ना इस पे आर्टिकल 6। तो ये हाई ट्रेजन और इसकी पनिशमेंट कहाँ लिखी है? यह है इंट्रोडक्टरी। तो बताइए जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है आईने पाकिस्तान का, इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं? क्या क्या चीज लिखी हुई है? नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और टेरिटरी, नेम रिलीजन, नेम टेरिटरी रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हाई ट्रेजन, सिटीजन। हाँ सिटीजन, पहले सिटीजन को लॉयल होना चाहिए, लॉ बाइंडिंग होना चाहिए। अगर लॉयल लॉ बाइंडिंग नहीं है तो हाई ट्रेजन और इसकी पनिशमेंट। ये कहाँ लिखा है? इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या कहता है? पार्ट 2 आईने पाकिस्तान का। ये बता रहा है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज। फंडामेंटल राइट्स, पूरा नाम फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, लेकिन बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है। शहरियों के बुनियादी हकूक क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब बुनियादी हकूक क्या है? इट डिफाइंस स्टेट। अब चूंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ना बुनियादी हकूक फराहम करना, तो पहले वो लफ्ज स्टेट का एक्सप्लेन कर रहा है। स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट भी। फिर फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट भी और फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट जब कभी आएगा इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट, तो उससे मुराद क्या है? यह हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि हुकूमत पंजाब की भी, कि दोनों की? दोनों की। स्टेट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट भी है, फेडरल में प्रोविंशियल में फर्क तो पता है ना आपको? फेडरल का मतलब हुकूमत पाकिस्तान, प्रोविंशियल का मतलब। अच्छा हम पंजाब में इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताइए पंजाब में जो कवानीन अप्लाई होते हैं वो हुकूमत पाकिस्तान ने बनाए हैं, हुकूमत पंजाब ने, कि हुकूमत सिंध ने? हुकूमत पंजाब ने भी और हुकूमत पाकिस्तान ने भी। यानी जो फेडरल लॉज होते हैं ना, फेडरल लॉज, वो पूरे पाकिस्तान के लिए हैं। और हर प्रोविंस अगर चाहे तो कुछ प्रोविंशियल लॉ भी ऐड कर सकते हैं। या अगर ये बात समझ नहीं आई तो अगली बात सुने। कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, और कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठे करती है। फेडरल गवर्नमेंट के सारे टैक्स इकट्ठे होकर वो सारा रेवेन्यू किधर जाता है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है ये भी अल्टीमेटली प्रोविंसेस के ऊपर ही खर्च होता है। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो पूरे पाकिस्तान के लिए अहम है, पूरे पाकिस्तान के लिए अहम है। जैसे सी पैक के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ से होगी तो वो कोई प्रोविंस करेगा या फेडरल गवर्नमेंट करेगी? फेडरल गवर्नमेंट को कहीं से पैसा आएगा तो करेगी ना। कहाँ से पैसा आता है? अवाम का टैक्स, या बाहर से जो IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक से लोन ले आओ, किसी से इमदाद वगैरह। तो स्टेट का मतलब क्या समझ आ गया? फिर एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। बुनियादी हकूक के खिलाफ हो तो वाइड। जैसे कि कानून बना दिया जाए कि जो 10 साल तक के बच्चे होंगे इनकी कम से कम तनख्वाह होगी 15,000। ये कानून वाइड है। क्यों वाइड है? तो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर मना किया उसने आगे। ये हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसे तालीम की, सेहत की सहूलियात मैसर हों। इट डिफाइंस प्रोसीजर रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये बताता है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है, डिटेन करना है, यानी अपनी कस्टडी में रखना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा? गाड़ी भिजवाओ, उठा लाओ उसको, ये प्रोसीजर होगा। ये लिखा होगा इसमें
ये नहीं लिखा होगा, उसमें लिखा होगा कोई, अगर प्रोसीजर हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन ये लिखा होगा भाई कहीं अरेस्ट वारंट लेके आओ, उसके इजाज़त, किसी मजिस्ट्रेट वगैरह की इजाज़त लेके आओ, ठीक है, इंदराज करो कहीं ना कहीं उसका करीबी थाने में कि इसको हमने अरेस्ट किया, डिटेन कर रहे हैं। और अगर किसी को ये क्या होता है, गायब हो जाते हैं जो, उनके लिए क्या लफ्ज़ बोलते हैं, अगवा नहीं, अगवा नहीं, जो एजेंसी का नाम नहीं लेते, गायब हो जाते हैं, हाँ जो गायब हो जाते हैं, उन अफराद का क्या नाम, लापता अफराद। यहाँ पे कह रहे हैं भाई लापता अफराद का कंसेप्ट कोई नहीं है आइन में। आइन में अगर किसी को भी उठाना है तो क्या करना है, उसका प्रोसीजर है। यहाँ पे इस सेक्शन में बताया उसने, रिगार्डिंग अरेस्ट एंड डिटेंशन, स्लेवरी, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड। किसी को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, गुलाम होना अलग, गुलाम है कि एक ही दफा पैसे देके उसको खरीद लिया सारी उम्र के लिए। हाँ, किसी को मुलाजिम रखा जा सकता है, मुलाजिम का कंसेप्ट अलग है, गुलाम का कंसेप्ट अलग है। एवरी सिटीजन है राइट टू एंटर इनटू एनी लॉफुल प्रोफेशन और बिजनेस। हर सिटीजन कोई भी लॉफुल प्रोफेशन बिजनेस अडॉप्ट कर सकता है, उसकी मर्जी। उसके वालिदैन उसको फोर्स नहीं, वालिदैन बेचारों ने क्या फोर्स करना है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं भाईजान यहाँ पे काम करना है ना तो महीने का भत्ता देना पड़ेगा 1 लाख रुपया, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। हर एक का हक है, जो भी लॉफुल प्रोफेशन वो ऑप्ट करना चाहे कर सकता है। स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। सारे बच्चों को फ्री और लाजमी तालीम की सहूलत मुहैया की जाएगी, की जाएगी। मेरा ख्याल है की भी जा रही है कुछ, मैं सबको नहीं लेकिन कुछ को की जा रही है। मुझे याद है मैं सरकारी स्कूल में जिसमें पढ़ता था उसमें 2.5 रुपये महीने की फीस होती थी। अब वो 2.5 रुपये खैर वो उस ज़माने के होते थे, लेकिन अगर इस ज़माने के लिहाज से भी कैलकुलेट करें तो मेरा ख्याल महीने का हाँ ज़्यादा से ज़्यादा 250 होते होंगे, 100-250। तो बड़ी नॉमिनल सी फीस और अच्छी निस्बतन, मतलब अच्छी, टाट में बैठना पड़ता था लेकिन टीचर अच्छे होते थे। बहरहाल तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इस स्टेट से क्या मुराद है, पार्लियामेंट और फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस जैसे मैंने आपको बताया यूएस मतलब होता था कुछ अर्सा पहले तक कि वहां पे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो लाइब्रेरीज हैं, जो पार्क्स हैं, वहां पे मेंशन होता था कि यहाँ पे हाँ जो ब्लैक पीपल हैं वो लाउड नहीं है, या ये वाला हिस्सा जो है वो काले लोगों के लिए या गोरों के लिए। इस तरह का कोई काम पाकिस्तान में नहीं होता, मतलब आपने कभी नहीं देखा, मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ना ये प्रैक्टिस होती है। बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ना, ये पब्लिक प्लेसेस की, प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी एंट्री, आपके घर में जो भी है आपकी इजाजत से, आप जिसकी आपकी मर्जी है, जिसको इजाजत देना चाहे दें, जिसको नहीं इजाजत देना चाहे ना। लेकिन पब्लिक प्लेस होगी उस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। स्टेट विल फॉस्टर गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशंस। स्टेट की जिम्मेदारी है दुनिया में जितनी भी नेशंस हैं उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए, सिवाय इसराइल के। ठीक है, वो एक पॉलिसी के मुताबिक हमारी एक्सेप्शन है, लेकिन बहरहाल आइन में एक्सेप्शन नहीं है कोई। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, उधर नहीं देखना कौन सा पार्ट था जो हम पढ़े, फंडामेंटल राइट। इससे पहले कौन सा वाला पार्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, नाम, टेरिटरी, रिलीजन, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, लॉ अबाइडिंग, हाई ट्रीजन एंड पनिशमेंट, ये था। और सेकंड पार्ट कौन सा था हमारा, सेकंड पार्ट फंडामेंटल राइट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। फंडामेंटल राइट में क्या क्या चीजें डिस्कस किया, स्टेट को डिफाइन किया उसने, इनकंसिस्टेंसी विद कॉन्स्टिट्यूशन, सारे लॉज वाइड होंगे, ये उसने इसमें बताया हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। और स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, फोर्स लेबर प्रोहिबिटेड है, पब्लिक प्लेसेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, एनीवन कैन अडॉप्ट लॉफुल प्रोफेशन।
ठीक है, इसको थोड़ा आप अपने अल्फाज में चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको याद होनी चाहिए कौन सी है। अब जब हम 3 पे जाएंगे ना, आपने 2 को भूलना नहीं है। अभी तक हमने 2 पार्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से? इंट्रोडक्टरी और फंडामेंटल। नेक्स्ट, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या चीजें शामिल, कौन कौन लोग अथॉरिटी शामिल है? प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट, दिस सेक्शन डिस्क्राइब एलिजिबिलिटी टर्म्स, कौन बंदा प्रेसिडेंट बन सकता है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होगी, कितने साल के लिए, पावर्स क्या होंगी, प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो कैसे कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लिमिटेशंस क्या है प्रेसिडेंट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लिमिटेशन या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फेडरल कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के मुताबिक इसने काम करना होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर इसको एडवाइस दे, लेकिन इसकी कुछ अपनी बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है, तो ये कुछ मैटर्स में हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को एक्सेप्ट ना करे, रिजेक्ट कर दे, लेकिन ला ने ये भी बताया हुआ है उस सूरत में क्या करेगा। जैसे आपने देखा है रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट को कोई समरी भेजते होते हैं और नॉर्मली वो क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं, फार है। लेकिन बहरहाल ला ने इस सिचुएशन में भी निज़ाम तो चलाना है ना, तरीका बताया हुआ है कि फिर पार्लियामेंट में ये केस जाएगा और वहां से प्रूफ किस तरीके से होगा वो अलग डिस्कशन है। तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट के बारे में, इसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, लिमिटेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, रिमूव किसको कैसे किया जा सकता है, और पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट में दिस सेक्शन डिस्क्राइब कंपोजिशन, ड्यूरेशन, मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। कंपोजिशन क्या होगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की कंपोजिशन में क्या, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। फिर इट डिस्कस क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि कौन लोग पार्लियामेंट बनने के अहल है, कौन नहीं अहल। क्या एमएनए एमपीए बनने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है? ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अच्छा, ये मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में था कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है, अब तरमीम हो गई है क्या कोई? अब अगर कोई होगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन है, क्या ये आइन चेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कौन करेगा चेंज? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कौन? पार्लियामेंट। फिर इट आल्सो डिस्कस लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ, हाँ ये भी बताता है कि बिल्स, बिल से मुराद ये बिल नहीं है वो जो आपको खाने का बिल, बिजली का बिल, इससे मुराद है एक्ट, कानून। पास होने से पहले किसी भी कानून को बिल कहते हैं, पास होने के बाद उसे क्या कहते हैं? एक्ट। एक्ट, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, उसने लिखा है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, के बारे में, यानी पूरे पाकिस्तान के बारे में, फेडरल कंपोजिशन क्या, इसमें प्राइम मिनिस्टर किधर है? क्या वो प्रोविंशियल अथॉरिटी है? वो भी फेडरल, हाँ वो पार्लियामेंट में। शाबाश, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो होता है नेशनल असेंबली का हिस्सा, नेशनल असेंबली का हिस्सा। भाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरेशन, अच्छा अब ये आसान है नहीं से बताना क्यों, उसने 2 हिस्से बना दिए। अब हमें पता है प्रेसिडेंट के बारे में सारी डिस्कशन इसमें आई है और पार्लियामेंट के बारे में बता दे, कोई प्रॉब्लम? कितने पार्ट्स हो गए हमारे, कौन कौन से? इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में क्या डिस्कस हुआ है? प्रेसिडेंट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, और फंडामेंटल राइट्स में किस चीज के बारे में डिस्कशन हुई है? स्टेट को डिफाइन किया उसने। फिर लॉफुल प्रोफेशन ऑप्ट कर सकते हैं, ट्रीजन एंड पनिशमेंट, लॉयल्टी एंड लॉ अबाइडिंग, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक प्लेसेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाइल्ड लेबर मना है, फोर्स लेबर मना है, ठीक है, गुडविल एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग ऑल नेशंस। 3 हो गए, इंट्रोडक्टरी, फंडामेंटल राइट्स,
फेडरेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस के बारे में इसमें क्या होगा, प्रोविंसेस के बारे में क्या, प्रोविंसेस के बारे में कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। एक होता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो हिस्से, सेनेट और नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से आता है वजीर आजम। अगर आप पाकिस्तान का वजीर आजम बनना चाहते हैं, कौन सा इलेक्शन लड़ना पड़ा, MNA का, वजीर आजम बनने के लिए आपको नेशनल असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। और भी बहुत सी चीजें होना जरूरी है, लेकिन नेशनल असेंबली का मेंबर होना लाजमी है। फिर इसके बाद अगर आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो फिर नेशनल असेंबली का मेंबर होना जरूरी नहीं है, प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर होना जरूरी है। ये जब इलेक्शन होते हैं आप सुनते होंगे छोटा वोट बड़ा वोट, छोटा वोट किसको डालना है, शेर को, बड़ा वोट किसको डालना है, बल्ले को, इस तरह के अल्फाज सुनते होंगे ना। तो ये छोटे वोट से क्या मुराद होता है, MPA का वोट, MPA के, यानी पंजाब किसने चलाना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड होती है, MPS, ठीक है। इसमें से चीफ मिनिस्टर बनेगा, क्लियर। तो क्या कह रहे हैं प्रोविंस में, क्या कह रहा है, कंपोजिशन है फंक्शन प्रोविंशियल असेंबली के। प्रोविंशियल असेंबली में कौन कौन कंपोजिशन क्या होगी, पंजाब की प्रोविंशियल असेंबली के कितने मेंबर्स होंगे, सिंध की प्रोविंशियल असेंबली के कितने मेंबर्स होंगे। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये पॉपुलेशन के लिहाज से आइन में बताए हुए हैं। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड गवर्नर, यानी बताया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर, असल में डिफरेंट बहुत से ओहदे हैं ना जो प्रोविंस लेवल पे होते हैं। एक होता है चीफ मिनिस्टर, फिर होता है गवर्नर, ठीक है। फिर इसके अलावा भी जो कुछ ओहदे वगैरह हैं उनके बारे में बताया गया है इस सेक्शन में। फिर फाइनेंशियल प्रोसीजर, यानी प्रोविंसेस का कैसे जो प्रोसीजर्स होंगे, फाइनेंशियल किस तरीके से, जैसे अपने बजट बनाएंगे, उन बजट की मॉनिटरिंग वगैरह किस तरीके से होगी। लेकिन फाइनेंस के बारे में ऐसा डिटेल आगे आएगी कि पैसा कैसे इकट्ठा करना है और उसकी चेकिंग किस तरीके से होगी। यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल प्रोसीजर में हमको मेन बता रहा है कि एक प्रोविंशियल लेवल का एक फंड बनाया जाएगा, उसका बजट बनेगा जिसके मुताबिक प्रोविंस अपने खर्चे करेगा। प्रोविंसेस की डिटेल क्लियर। प्रोविंसेस में उसने दो तरह की हमें इंफॉर्मेशन दी है, एक प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नमेंट के बारे में और दूसरा उसके फाइनेंशियल प्रोसीजर के बारे में। चार पार्ट्स हो गए। पांचवा पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। प्रोविंस के दरमियान में और फेडरेशन के दरमियान में कोई अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए कि नहीं, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए ना। जैसे आजकल अच्छा रिलेशनशिप है, सबकी गवर्नमेंट है, हर पार्टी की गवर्नमेंट है कि, तो प्रोविंस में नहीं अच्छा रिलेशनशिप नहीं है क्या, ये तो अच्छा रिलेशन। तो इसी तरीके से हमेशा रिलेशनशिप होना चाहिए, यही बता रहा है। देखते हैं क्या कहता है आगे। इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव। अच्छा रिलेशनशिप तभी होगा जब आप लेजिस्लेटिव पावर भी प्रोविंसेस को देंगे, जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी प्रोविंसेस को देंगे, जब फाइनेंशियल पावर्स भी प्रोविंसेस को देंगे। प्रोविंसेस जितने भाई प्रोविंसेस फेडरेशन के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए हर काम के लिए, कि उनके पास अपनी भी अथॉरिटी होनी चाहिए, अपनी भी अथॉरिटी। यहां पे हमें यही बता रहा है कि इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फेडरेशन की तरफ से प्रोविंसेस को लॉ मेकिंग पावर देनी चाहिए। कोई प्रोविंस अपनी मर्जी से लॉ बनाना चाहे, कोई जो अपने प्रोविंस की हद तक अप्लाई करने हैं वो कर सकता है। जैसे अगर कोई प्रोविंस ये लॉ बनाना चाहे, ये पंजाब में इस दफा बारिशें ज्यादा हुई है तो पंजाब से सिंध में या बलोचिस्तान में या KPK में गंदम नहीं जाएगी, क्या इस तरह के लॉ बनाए जा सकते हैं? लॉ की पावर दी उन्होंने, बनाए जा सकते हैं। क्योंकि बहरहाल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मकसद ये होता है, अब प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, फेडरेशन का मकसद तो यह है पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मकसद अपने प्रोविंस को, जो वहां पे लोग हैं उनको सामने रखना है। तो उसको इंश्योर करने के लिए जो लॉ मेकिंग जरूरी होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या है कि
जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी लिहाज से, इंतजामी अमूर के लिहाज से भी प्रोविंस को अपनी इजाजत, अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए प्रोविंस के पास। ठीक है, जैसे किसी प्रोविंस में किस तरह के हाउसिंग सोसाइटीज को बनाने की इजाजत देनी है, ये किस जगह पे इजाजत देनी है, ये प्रोविंस के अपने पास पावर्स होनी चाहिए। तो एग्री करते हैं अच्छा कि चीफ मिनिस्टर के पास, किसी भी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के पास, गवर्नर के पास उस प्रोविंस के मामलात को चलाने के लिए अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, और फेडरेशन को चाहिए लेजिस्लेटिव पावर दे, प्रोविंस को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे। आगे चल के फाइनेंशियल पावर्स का उसने अलग से जिक्र किया, लेकिन फेडरेशन को चाहिए कि जरूरत के वक्त फाइनेंशियल पावर, एक तो ये कि कुछ इस तरह के टैक्स वो बिल्कुल ही प्रोविंस को इजाजत दे दे कि ऐसा कीजिए, जो गुड्स पे सेल टैक्स होगा ना वो फेडरल गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन जो सर्विसेज पे सेल टैक्स है वो प्रोविंस ले ले। ये फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स है जो फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान है। स्पेशल प्रोविजंस, कुछ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकॉम, ये पता नहीं क्या है, इसको रोटा लगा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंस में हमने क्या सीखा, अच्छे रिलेशनशिप होने, अच्छे रिलेशनशिप कैसे होंगे, लेजिस्लेटिव पावर्स मिलेंगी प्रोविंसेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मिलेंगी प्रोविंसेस को, और स्पेशल प्रोविजंस का जिक्र है। स्पेशल प्रोविजन में क्या, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वगैरह से रिलेटेड प्रोविजन। अब ये डिटेल क्या है, इनकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का कभी नाम सुना है आपने? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का नाम सुना है कभी? नहीं सुना आपने, चलो कोई बात। फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, सबसे ज्यादा लफ्ज अहम कौन सा है? फाइनेंस का। फाइनेंस, इसका मतलब है इधर पैसों का जिक्र होने लगा है। इट इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस। रेवेन्यू इकट्ठा करने का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है? टैक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू से मुराद यही है कि कौन सा टैक्स फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, कौन सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। इंपोजिशन एंड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन टैक्स, कि टैक्स किन एक्टिविटीज पे लगाना है, किन एक्टिविटीज को एग्जेम्प्ट करार देना है, ये भी कुछ केसेस में फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कुछ केसेस में प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बोरोइंग बाय फेडरल। अच्छा मुझे ये बताइए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट आईएमएफ से लोन लेगी, आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से या फॉरेन कंट्रीज से, क्या वो प्रोविंसेस को दिया जाएगा या कि फेडरल गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स के यूज करेगी? अपने प्रोजेक्ट, यानी जो पूरे पाकिस्तान लेवल पे कोई प्रोविंस अगर लोन लेना चाहे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोविंस ले सकता है। ये इसका जवाब आइन में इस सेक्शन में लिखा हुआ है, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ले सकता है। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे भी लोन लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शायद कोई फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती होगी, लेकिन वो फिर प्रोविंशियल लेवल के प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिए जा सकते हैं। लोकल बैंक से तो गवर्नमेंट लोन लेती है ना, जैसे पंजाब में गवर्नमेंट अक्सर तो बैंक ऑफ पंजाब से लोन ले लेती है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, भाई जहां पे फाइनेंस है वहां पे चेकिंग का सिस्टम भी होना चाहिए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो अथॉरिटी है जो सरकारी महकमों के अखराजात का ऑडिट करती है, चेकिंग करती है सरकारी महकमों के लिए। जो प्राइवेट महकमे होते हैं इनके लिए अलग लोग होते हैं चेकिंग करने के लिए, लेकिन जो सरकारी इदारों के चेकिंग है इसके लिए कौन है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, लायबिलिटी, ये अगेन रटे वाला पॉइंट है, जैसे ऊपर मैंने बताया ना रटे वाला पॉइंट, हाँ स्पेशल प्रोविजंस वाला। तो ये भी प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्लॉज वगैरह उनकी बात करें प्रॉपर्टी रिलेटेड। कितने पार्ट्स हुए? भूल गया सारे, मेरा भाई मुझे याद करवाएगा। पहला पार्ट को इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट कौन सा था? फंडामेंटल राइट्स, तीसरा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चौथा प्रोविंसेस, रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन प्रोविंसेस, फाइनेंस। अच्छा 3 पार्ट्स हैं, फेडरेशन, प्रोविंसेस
रिलेशनशिप बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में क्या डिस्कस किया उसने? कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नर्स वगैरह, और फाइनेंशियल प्रोसीजर्स डिस्कस किए हैं उसने प्रोविंस में। और स्पेशल प्रोविजन कहाँ पे डिस्कस हुई थी? रिलेशनशिप में। शाबाश। तो 6 पार्ट्स हो गए हमारे। आगे चलते इसमें देखें, मेरा समझाने वाला काम बहुत आसान है। क्यों भला? सामने हेडिंग लिखी है, मैंने पढ़ना, आपको एक्सप्लेन कर देना। आपका इसमें काम, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपका काम ज्यादा अहम है। क्या काम अहम वाला है? बल्कि सारा काम है इसको याद करना, रटा लगाना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है रटा लगाते हुए इस हेडिंग को रिलेट कर लें। जब आप रिलेट करेंगे तब आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। तो आपने जब भी पॉइंट्स, तो कोशिश करें किसी ना किसी पॉइंट के अंदर कोई ना कोई ऐसा लफ्ज़ उसको अंडरलाइन करके ना इसके साथ रिलेट कर दें, अगर हो सके तो याद करना आसान हो जाएगा। 7 भाई अभी 15 मिनट पड़े, खुदा का खौफ करें। अब छोटे छोटे, अच्छा चले चले, ठीक है, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, टेस्ट भी है, ठीक है, टेस्ट भी है। तो अब बाकी के टाइम में क्या करें हम? चलिए फिर आप एक काम कीजिएगा, आपको आज जल्दी छुट्टी दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे कि आप ये तो याद करके आएंगे, बाकी का भी रीड करके आएंगे। ठीक है, पढ़ के आना है आपने, ताकि कल हम इसको आसानी के साथ कंक्लूड कर लें और हो सके तो साथ में कुछ और कोई और लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लें। ठीक है, चलिए फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।